नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और खबर का टुकट स्पेशल में सबसे पहले आज एक्सपोज करने जा रहे हैं उन किरदारों को जो अन्नदाता के आंदोलन को हाईजैक करने की फिराक में है, उसे बदनाम करने की फिराक में है। किसान आंदोलन के दौरान अचानक अफवाहों का तूफान चलना शुरू हो गया है। सरकार और किसानों की मीटिंग के बीच एक फेक चिट्ठी सामने आई जिसमें सीएए और एनआरसी की हिमायत की गई, तो रात के अंधेरों में कब्र खोदने के नारे लगने शुरू हो गए। आंदोलन से जुड़े इस फेक प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करेंगे और इसकी पड़ताल करेंगे कि आखिर कौन है वो लोग जो किसान की आड़ में अपना एजेंडा चला रहे हैं। किसान आंदोलन के 8वें दिन जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। 8वें दिन सामने आ गया किस तरह आंदोलन को हाईजैक करने के लिए हो रहा है एजेंडे वाला प्रोपेगेंडा। किसानों के नाम से सामने आई फेक चिट्ठी। गुरुवार रात किसानों और सरकार के बीच मीटिंग हुई। मीटिंग बेनतीजा रही, लेकिन इससे पहले कि किसान अपनी बात सामने रखते, सामने आई एक चिट्ठी। इस चिट्ठी में किसानों की सभी मांग लिखी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे आप चिट्ठी पढ़ेंगे तो आखिर में एक डिमांड लिखी मिलेगी, सीएए एनआरसी प्रदर्शनों में हिंसा करने वाले आरोपियों को रिहा किया जाए। चिट्ठी सामने आते ही सवाल उठे। किसान आंदोलन में सीएए एनआरसी की एंट्री कहां से हो गई? आखिर किसानों का सीएए एनआरसी की हिंसा से क्या ताल्लुक? सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन सीधे किसानों तक पहुंचा और फिर हुआ इस झूठ का भंडाफोड़। मीडिया के कुछ हिस्सों में हमारे आंदोलन के साथ जो देश के और मसले हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है, जैसे धारा 370 एनसीआर वगैरह के संबंध में जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उनको रिहा किया जाए। लेकिन हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि पंजाब और हरियाणा की सभी किसान जथेबंदियों का जो दिल्ली आंदोलन है ये सिर्फ जो तीनों खेती बिल है उनको वापस लाने के लिए उनकी कैसे किया जा रहा है। इस पड़ताल से साबित हो गया कि चिट्ठी में किया गया दावा झूठा है। अमन का आंदोलन नफरत के नारे। 8वें दिन टिकरी बॉर्डर से एक वीडियो सामने आया। इन नारों में कब्र खोदने का दम भरा जा रहा था। वीडियो सामने आया तो दोबारा सवाल उठे। अमन पसंद किसान कब्र खोदने की धमकी क्यों दे रहे हैं? पंजाब हरियाणा में कब्र खोदना आम बोलचाल की भाषा का हिस्सा नहीं है। क्या किसानों की आड़ में किसी और ने ऐसी नारेबाजी की? न्यूज नेशन की ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के हर हिस्से ने यही इशारा किया, कोई है जो किसानों के नाम पर प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठ फैला रहा है और आंदोलन की आग में अपने एजेंडे की रोटियां सेक रहा है। टीम न्यूज नेशन। किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। बार बार इस शक के जाहिर होने की वजह है किसान आंदोलन में आ रहे वो ट्विस्ट जो देखने में ठीक शाहीन बाग जैसे लगते हैं। आप खुद देखिए, शाहीन बाग और किसान आंदोलन की क्रोनोलॉजी को समझिए और क्या वाकई किसान आंदोलन का हश्र शाहीन बाग जैसा किए जाने का कोई षड्यंत्र है? पहले अमन भरा आंदोलन, फिर सड़क बंदी, आगे टक्कर की तस्वीरें, आखिर में अफवाहों का दौर। एक साल के अंदर दिल्ली 2 प्रदर्शनों की गवाह बनी। 2019 का दिसंबर शाहीन बाग लेकर आया था और 2020 का दिसंबर देख रहा है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के दौरान प्रोपेगेंडा भरी अफवाहों से ही उठा संगीन सवाल, किसान आंदोलन बन जाएगा शाहीन बाग? शक की वजह नंबर 1, शाहीन बाग जैसे किरदार। किसान आंदोलन में अब शाहीन बाग जैसे किरदारों की एंट्री शुरू हो गई है। पहले सिंघू बॉर्डर पर शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाली महिलाएं नजर आईं। फिर शाहीन बाग की बिल्किस दादी भी शाहीन बाग पहुंची और शाहीन बाग की ही तरह पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल ब्रिगेड से भी किसान आंदोलन को समर्थन मिलने लगा। हमें
पता ही ना कहाँ ले जा रहे हैं। पुलिस क्यों ले जाएगी? हमने कोई गलती करी है? पुलिस ने क्या कहा आपको? कुछ भी नहीं कहा। हम किस लिए लेके जा रहे हैं आप? पता ना कहाँ को लेकर जा रहे हैं। शक की वजह नंबर 2, शाहीन बाग जैसे हालात। सड़क पर चक्का जाम, पुलिस से टकराव। ये दो पहलू तो शाहीन बाग और किसान आंदोलन के बीच समानता को जोड़ते ही हैं। शाहीन बाग का कथित समर्थन एंटी नेशनल लॉबी का हथियार बन गया था। कुछ ऐसा ही किसान आंदोलन के दौरान भी नजर आया है। शाहीन बाग से निकली लपटें दंगों की आग में तब्दील हो गई थी। इसीलिए लोग दुआ कर रहे हैं किसान आंदोलन का क्लाइमैक्स शाहीन बाग जैसा ना हो। टीम न्यूज़ नेशन। और क्या भाग्यनगर बदल देगा बीजेपी का चुनावी भाग्य? क्या चार मीनार से शुरू हुई दौड़ कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल तक जाएगी? कुछ ऐसे ही कयास उठ रहे हैं ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कमलधारियों के प्रदर्शन के बाद, जहां बीजेपी के प्रयोग ने मानो सियासी पिच पर सिक्सर जड़ दिया और बन गई है दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। और इन चुनावी नतीजों को बंगाल की चुनावी हवा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ताबड़तोड़ प्रचार, अवैध घुसपैठियों वाला वार, पाकिस्तान जिन्ना से प्रहार। हैदराबाद के रण में यही थे बीजेपी के वो वेपन जिन्होंने चारमीनार के शहर में कमल खिला दिया। बीजेपी का पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट सीधे टारगेट पर लगा और लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या बंगाल में दीदी के रथ को रोकेगा ऐसा ही एक और प्रयोग? हैदराबाद टू कोलकाता, अवैध घुसपैठियों का मुद्दा। तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। जीएचएमसी के चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं ने रोहिंग्या घुसपैठियों को बड़ा मुद्दा बनाया। बात बंगाल की करें तो यहाँ भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए वोट बैंक का मुद्दा है। तो क्या कमलधारियों की पॉलिटिकल लेबोरेटरी से निकला ये फॉर्मूला बंगाल चुनाव में भी अपनाया जाएगा? असदुद्दीन ओवैसी का अपना जो चेहरा है, उसी चेहरे से एक ध्रुवीकरण होता है। इसका फायदा भाजपा लेने का कोशिश करेंगे बंगाल में, क्योंकि बंगाल में भाजपा का जो चुनावी प्रचार रहेगा वो प्रचार रहेगा घुसपैठिया के खिलाफ, जिसके वो शिकायत है कि वो ममता बनर्जी सरकार उसको मदद देते हैं। हैदराबाद टू कोलकाता, तुष्टीकरण का विरोध। हैदराबाद में कमल ब्रिगेड ने ओवैसी समेत टीआरएस और कांग्रेस को परिवारवाद और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर घेरा था। माना जा रहा है कि तुष्टीकरण को तलवार बनाकर बीजेपी बंगाल में भी दीदी परवार करेगी। हैदराबाद म्युनिसिपल इलेक्शंस थे कि भाजपा ने अपना विपक्ष चुन लिया है। आज किसी ने मुझे ये बात कही और इसमें तथ्य दिखता है। भाजपा ने अपना विपक्ष चुन लिया है और वो है ओवैसी। ओवैसी जहां जहां आप खड़े होंगे भाजपा उनके सामने खड़ी होगी, उनको मेन बिंदु बनाएगी अपने अटैक का और अपनी चुनाव की रणनीति का। हैदराबाद का एक्सपेरिमेंट कामयाब माना जा रहा है। अगर ओवैसी जैसे किरदारों ने बंगाल में हुंकार भरी तो बिहार की तरह दीदी के वोट जरूर कटेंगे और इन फैक्टर से माइलेज निकालना बीजेपी का टारगेट होगा। टीम न्यूज़ नेशन। ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस जीत के शिल्पकार वरिष्ठ बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से बात की संवाददाता रविकांत रॉय ने। भारतीय जनता पार्टी ने टीआरएस और ओवैसी के गढ़ में सेंध लगा दी है और हैदराबाद निकाय चुनाव में जो चुनाव की रणनीति बनाई थी वो भूपेंद्र यादव जी ने बनाई थी। इस वक्त भूपेंद्र जी हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरीके के नतीजे आए हैं वो भी साउथ में, इन नतीजों के क्या मायने हैं? और ये माना जाए कि साउथ में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस नहीं थी, इसके बाद आप लोग मजबूती से साउथ में दस्तक दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि टीआरएस की राज्य सरकार ने इस चुनाव को कई तरीके से अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने का प्रयास किया। चुनाव प्रचार के नॉमिनेशन में समय नहीं दिया गया, प्रचार में दिक्कत पैदा की गई, बैलेट पे चुनाव लेके गए और आखिरी दिन तो उन्होंने ये भी घोषित कर दिया कि बैलेट पे मोहर के साथ किसी ने पेन से भी टिक कर दिया हो तो उसको भी मान लिया जाए। तो हर तरीके से इस चुनाव में उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने का प्रयोग किया और आपने बहुत सारे ट्वीट भी देखे होंगे कि टीआरएस वालों ने खुलकर पैसा बांटने का भी प्रयास किया। लेकिन लोग समझ गए थे कि लोकतंत्र में मत का मूल्य गवर्नेंस के लिए होता है, गुड गवर्नेंस के लिए होता है और इसलिए उन्होंने डायनेस्टी बेस्ड करप्ट गवर्नमेंट को
हराने के लिए वोट दिया था और ये टीआरएस की मॉरल डिफीट है। उनको अपना कोई बहुमत नहीं मिला है और टीआरएस और एमआईएम का जो गुप्त समझौता है वो भी इससे उजागर हुआ है। भूपेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि जिस तरीके से आप लोगों ने कैंपेन किया, आप लोगों के ऊपर आपके विरोधी आरोप लगा रहे थे कि इतने बड़े बड़े नेताओं को एक निकाय चुनाव में उतार दिया, तो क्या डेमोक्रेसी में चुनाव छोटा बड़ा या इसको गलत आकलन वो कर गए? पहली बात तो जो हम पे आरोप लगा रहे हैं तो उनके पार्टी के शीर्षस्थ नेता ने प्रचार नहीं किया, तो क्या किसी पार्टी के नेता को प्रचार नहीं करना चाहिए? क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं को पार्टी के नेताओं को महत्व नहीं देना चाहिए? और टीआरएस वाले बताएं कि वह हैदराबाद को गली कहते हैं। हैदराबाद तो हिंदुस्तान का दिल है। आपको लगता है कि आप लोगों ने जो कमिटमेंट किया जनता ने उस पर भरोसा जताया, ये उसी भरोसे की जीत? हाँ, ये उस भरोसे की जीत है और हम आने वाले समय में भी उस भरोसे को और बढ़ाने के लिए जनता की सेवा का कार्य करेंगे। मेरा आखिरी सवाल सर, इसके बाद विधानसभा के चुनाव हैं 2023 में और जिस तरीके से पार्टी ने परफॉर्मेंस किया, आप लोग उम्मीद करते हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा? इतने लंबे समय से जो परिवारवाद चला आ रहा है, उम्मीद नहीं, तय है तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन होगा। आगामी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।